हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपने इससे पहले के लेक्चर्स पढ़े हैं कि नहीं? प्लीज़ पढ़ो, पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और अभी तक मेरे पास कोई क्वेरीज नहीं आई हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना भी है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और आपको मुझसे पूछना भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं पे डाउट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लेक्चर में कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो, है ना। कहीं पे तो कोई तो डाउट उठा होगा, कहीं तो कोई क्वेश्चन रेज हुआ होगा माइंड में, पर लेकिन आपने पूछा ही नहीं। इसका मतलब है या तो आप देख नहीं रहे हैं या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं वीडियोस, है ना। मेरे पास डाउट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दो मतलब निकल सकते हैं। या तो आप इसे समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, या तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने अभी तक लेक्चर्स देखे नहीं हैं, है ना। तो आपने अगर इतने दिन हो गए, मेरे पास अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बिफोर वी स्टार्ट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्लीवेज स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनको देख लेते हैं। वो क्या हमने पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमने सिस्टम पढ़ लिए थे और उसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ लिया, मैंसुरेशन पढ़ लिया, एस्ट्रस साइकिल पढ़ लिया, एज वेल एज अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पढ़ लिया था पार्थेनोजेनेसिस पढ़ लिया था। एंड पार्थेनोजेनेसिस के बाद अब हमारा जो स्टेप है वो है क्लीवेज। ना व्हाट इज द क्लीवेज? क्लीवेज यानी कि डिवाइड होना, है ना। क्लीवेज इज पार्टीशन होना। इट्स अ जनरल मीनिंग ऑफ द क्लीवेज इज द पार्टीशन ऑफ अ वन थिंग। कोई एक चीज है, उसको डिवाइड कर दो टू हाफ में, तो वो क्या होगा? क्लीवेज होगा। नाउ यहाँ पर साइंटिफिकली हम क्लीवेज को डिफाइन करेंगे। पहली बात, इसे हम सेगमेंटेशन एंड सेलुलेशन भी कहते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सेगमेंट बनना, यानी कि कोई एक सेल है, जाइगोट बना है यहाँ पर, तो जाइगोट का यहाँ पर क्या होगा? सेगमेंटेशन होगा, है ना। और उसे हम सेलुलेशन भी कह सकते हैं। सेलुलेशन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग आफ्टर द क्लीवेज प्रोसेस बहुत सारी सेल्स बनती हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सेलुलेशन भी बोल सकते हैं। नाउ सेलुलेशन जो है या फिर क्लीवेज प्रोसेस जो है, उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वॉन बेयर। कौन थे? वॉन बेयर साइंटिस्ट थे। नाउ अब हमको इसका डेफिनेशन देखना है कि क्या है इसका डेफिनेशन। क्लीवेज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? द इनिशियल रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट, और you can say unfertilized egg in case of parthenogenesis. In case of parthenogenesis जो है, in which there is no growth in daughter cells but increase in the nucleocytoplasmic ratio is called cleavage. अगर मुझे क्लीवेज को डिफाइन करना है तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि क्लीवेज क्या है। क्लीवेज में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके अंदर डिविजन्स होते हैं, रैपिड डिविजन्स। और वो डिविजन्स कौन से होते हैं? माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। और वो डिविजन्स विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि उसमें इंटरफेस नहीं होता है, ओनली एस फेस एंड कौन सी फेस होगी? एम फेस होगी। तो आपको सेल साइकिल तो पता होगी, नहीं पता तो जनरल आइडिया ले लेते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा तो सेल साइकिल के कितने स्टेप्स हैं? फर्स्ट है G1, देन S फेस, फिर G2 फेस, देन M फेस। ये सेल साइकिल है। इसके अंदर G1, G2 जो है वो क्या है? एंड S फेस जो है इंटरफेस कहते हैं। एंड दिस इज द M फेस का मतलब है कि मैचुरेशन, और यू कैन से द माइटोसिस एंड द मियोसिस प्रोसेस यहाँ पर होता है सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद। G1 एंड G2 फेज यहाँ पर क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। ये तो मैं आपको जनरल इसके फीचर्स बता रही हूँ। बेसिकली क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, जाइगोट बना, उसके अंदर डिविजन्स हो रहे हैं कंटिन्यू, और वो भी इंटरफेस एक्सक्लूड कर दे तो G1 और G2 के बिना, यानी कि सिर्फ सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का और सीधा हो रहा है माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ये होता है क्लीवेज। अब हम थोड़ा सा इसे डिफाइन करेंगे। द इनिशियल रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट, और यू कैन से अनफर्टिलाइज्ड एग।
अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर भी क्या होता है, वो हमने पढ़ा था पार्थेनोजेनेसिस में कि वहां पर भी अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो भी अगर उसको हम स्टिमुलेट करें, नेचुरली स्टिमुलेट हो या फिर आर्टिफिशियली अगर हम उसे स्टिमुलेट करें तो वो क्या होगा, वो माइटोटिक डिवीजन करने लग जाएगा और इसे हम कह रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। Initial rapid mitotic division in fertilized egg or unfertilized egg in which there is a no growth in daughter cells. यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि क्लीवेज में ड्यूरिंग द क्लीवेज देयर इज अ नो ग्रोथ इन द डॉटर सेल, ओके, एंड बट इंक्रीज इन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज कॉल्ड द क्लीवेज। सो ये इसका डेफिनेशन है। अब हम इसका मतलब समझेंगे कि हमने एक मतलब तो समझ लिया कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन होने के साथ साथ यहाँ पर ये एक सेल थी जाइगोट, ठीक है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ये हाफ में कन्वर्ट हो गई। पर ये हाफ में कन्वर्ट होने पर ये कैसे कन्वर्ट हो गई कि सिर्फ ये सेल डिवाइड हो गई है, ये सेल डिवाइड हो गई 2 हाफ में, इसका कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, साइज इंक्रीज नहीं होगा, साइज अपने पेरेंट से ऑलवेज कम होगा, स्मॉलर होगा। ये इसके लिए पेरेंट है, ठीक है, तो ये अपने पेरेंट से हमेशा इसका साइज कम होगा। जब ये डिवाइड करेंगे तो इसका साइज जो होगा वो अपने पेरेंट से कम होगा, है ना। एंड जब ये अगेन डिवाइड होंगी तो इनका साइज जो होगा वो अपनी सेल से, अपनी पेरेंट सेल से क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एग सेल है ये डिवाइड हो रही है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है इस पूरी एग सेल का, जाइगोट का, और एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक डिवीजन इसमें कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ग्रोथ तो किसी भी तरह की नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर G1 फेज एंड G2 फेज जो है वो एब्सेंट है, तो ग्रोथ तो इसी दौरान होती है, G1 फेज और G2 फेज में ही होती है। लेकिन यहाँ पर कोई G1 G2 फेज नहीं हो रही है, ओनली S फेज हो रहा है जिसमें वो DNA अमाउंट को डबल करते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि हमको क्रोमोसोम नंबर क्या करना है, एज इट इज रखना है। सो माइटोटिक डिवीजन है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एवरी सेल, जैसे जैसे हम सेल्स बन रही हैं, डॉटर सेल्स बन रही हैं, उनके अंदर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ तक आते आते साइटोप्लाज्म का रेशियो, साइटोप्लाज्म अगर हम रेशियो देखें, साइटोप्लाज्म यहाँ पर ज्यादा था और उसके कंपेयर में न्यूक्लियस जो था उसका रेशियो क्या था, कम था। अगर हम कंपेयर करें, इसका साइटोप्लाज्म तो क्या था, ज्यादा था इस सेल का, और उसका जो न्यूक्लियस जो था उसका अमाउंट कम था कंपेयर करें तो। लेकिन जब हम लास्ट तक आते हैं तो धीरे धीरे ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है न्यूक्लियोप्लाज्म का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर तो क्या हो गया, कम हो गया, और जो न्यूक्लियस है उसका जो रेशियो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कंपेयर करें, है तो उतना ही, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर तो अब साइटोप्लाज्म कम ही आ गया, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड हो जाता है, इस वॉल्यूम को वो डिवाइड कर देता है, बहुत ही स्मॉलर सेल्स कई बार तो ये, और ये कब तक चलता है, एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। ये कब तक होता है, एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। हम पढ़ेंगे कि गैस्ट्रुलेशन क्या है, हम ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा भी जनरल आइडिया हो तो आपको पता हो कि क्लीवेज के बाद मोरुला स्टेज आती है, देन ब्लास्टुला स्टेज आती है, एंड आफ्टर दैट गैस्ट्रुला, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल का मूवमेंट होता है, एज वेल एज क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। वो सब क्या होता है, आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है, ठीक है। नाउ ये हमने, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कि यहाँ पर न्यूक्लियस का रेशियो तो इंक्रीज हो गया और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है कम। हमने इनका रेशियो देखेंगे तो साइटोप्लाज्म कम है और न्यूक्लियस ज्यादा है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेल के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम इसे कह रहे हैं क्लीवेज कह रहे हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे, कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स, पढ़ेंगे फीचर्स क्या क्या हैं। इसके फीचर्स में अगर हम देखें तो इनसे बनने वाली जो सेल्स होती हैं, क्लीवेज से जो सेल्स बनती हैं
उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। और क्लीवेज की वजह से ही मल्टी सेलुलर और क्लीवेज से ही यूनिसेलुलर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट। यूनिसेलुलर जाइगोट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टी सेलुलर को मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो जिसको हम क्या कहेंगे? अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्लीवेज की वजह से जो सेल्स बनती हैं क्लीवेज से उसको हम ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं, और यूनिसेलुलर जाइगोट जो है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इसके अगर हम और फीचर्स की बात करें तो क्लीवेज का जो रेट है, क्लीवेज का जो रेट है वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। किसकी वजह से हाई होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ G1 G2 फेज। इंटरफेज यहां पर एब्सेंट होता है। G1 एंड G2 फेज यहां पर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्लीवेज रेट जो है वो काफी हाई होता है। नाउ यहां पर क्लीवेज जो है, जो हमने अभी देख ही लिया था, अभी मैंने आपको बता दिया कि यहां पर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म जो रेशियो है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेल की कोई, और एज वेल एज यहां पर वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है डिक्रीज हो जाता है। एंड और क्या हो रहा है कि यहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? यहां पर इंक्रीज्ड हो जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज्ड हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि अगर सेल को डिवाइड होना है तो उसे रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव होना है, उसे सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन के लिए, सिंथेसिस के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए, उसको जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। एंड उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, एंड ये सब जो रेट है यहाँ पर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ER एंड गोल्जी बॉडी एज वेल एज गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग द क्लीवेज प्रोसेस एंड एज वेल एज यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन्ड रहता है। जो भी क्रोमोसोम नंबर है, अगर ह्यूमन का क्लीवेज हो रहा है तो उसमें 46 क्रोमोसोम है तो उसमें 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, वहां पर कोई चेंज नहीं होता है क्रोमोसोम नंबर्स के अंदर। और ये कब तक चलता है? एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, टिल एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, टिल एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। नाउ ये तो थे क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो सभी एनिमल्स में एक जैसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने जैसा ये है कि
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो क्लीवेज प्रोसेस है वो ऑलवेज ही कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। क्लीवेज का मतलब है डिविजन्स हो रहे हैं, शुरुआत के जो डिविजन्स हो रहे हैं वो हैं कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे होंगे। लेकिन एट सर्टेन टाइम, आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, ये जो क्लीवेज प्रोसेस है ये स्लो हो जाएगा। स्लो इन द सेंस का मतलब है कि अब जो माइटोटिक डिविजन्स के अंदर अब G1 और G2 फेज जो है वो अपीयर होने लगेगी। ये सारी चीजें क्या होंगी, रिवर्स होने लग जाएंगी। पहले तो क्या हो रहा था, क्लीवेज एज इट इज हो रहा था, जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया है। नाउ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जैसे ही एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा, G1 G2 फेज जो होगा वो अपीयर होने लगेगा एंड वो अपना आराम से टाइम लेगी और डिवाइड होंगी। सो ये तो था हमारा क्लीवेज का प्रोसेस एंड डेफिनेशन और उसके फीचर्स हमने देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि क्लीवेज का प्लेन, हम देखेंगे कि क्लीवेज प्लेन ऑफ क्लीवेज। सो प्लेन ऑफ द क्लीवेज का मतलब ये है कि जो क्लीवेज है वो एम्ब्रियो के किस हिस्से से होकर गुजर रहा है। दैट मीन्स देखो ये है एम्ब्रियो है। अब अगर इसको मैं कहूँ कि ये बिल्कुल जो क्लीवेज है वो एग को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, जिस प्लेन से होकर के, यानी कि अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगी तो हाफ डिवाइड नहीं होगा, है ना, मैं उसको बिल्कुल मिड में से, यानी कि सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो से अगर मैं उसको उस प्लेन से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, एम्ब्रियो जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और इसे हम कहते हैं मेरिडियनल प्लेन कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मेरिडियनल प्लेन कहेंगे। नाउ इस मेरिडियनल प्लेन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द एग से होकर के गुजरता है। ये क्लीवेज इस सेंटर से ही कंप्लीटली, इस सेंटर से होकर के क्लीवेज हो रहा है, सेंटर ऑफ द एग, एंड एग को वो 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसे हम कह रहे हैं मेरिडियनल प्लेन कह रहे हैं। नाउ सेकेंड इज वर्टिकल। अगर मैं थोड़ा सा इसी के पैरेलल में, या तो इस साइड या फिर दिस साइड, ठीक है, इस साइड या फिर दिस साइड, मैं अगर इसके पैरेलल, मेरिडियनल प्लेन्स के पैरेलल, लेकिन उससे कुछ दूर, सेंटर से कुछ दूरी पर क्लीवेज हो उस प्लेन से, तो मैं उस प्लेन को क्या कहूंगी, वर्टिकल। क्या कहूंगी, वर्टिकल। यहां पर क्या होता है, यहां पे समझिए कि ये तो सेंटर है, इस सेंटर से थोड़ा दूर मैंने सेल को यहां से डिवाइड किया। जब यहां से डिवाइड करूंगी तो ये जो सेल बनेगी ये बहुत ही छोटी बनेगी और ये जो सेल बनेगी काफी बड़ी बनेगी। तो ये स्मॉल सेल और लार्जर सेल, इसे हम कहेंगे, ये है तो ब्लास्टोमियर लेकिन अब इनका नाम चेंज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे माइक्रोमियर और इसे हम कहेंगे मैक्रोमियर। क्या कहेंगे, मैक्रोमियर एंड द माइक्रोमियर। क्या हो रहा है कि वर्टिकल प्लेन से अगर क्लीवेज हो रहा है तब यहां पर वर्टिकल मतलब ऐसे, इसी के पैरेलल, मेरिडियनल से के पैरेलल में अगर क्लीवेज हो रहा है लेकिन सेंटर से थोड़ा दूर है, तब वहां पर 2 टाइप के क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगे या फिर ब्लास्टोमियर बनेंगे और उनका नाम होगा मैक्रोमियर बिकॉज उसका साइज बड़ा है, और दूसरा है माइक्रोमियर क्योंकि उसका साइज सेल का छोटा है, अनइक्वल डिवीजन होगा। अब अगर यहां पर, यहां देखिए, अगर मैंने जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है उसको मैंने हॉरिजॉन्टली, कैसे, हॉरिजॉन्टली अगर मैंने क्लीवेज किया है, सेंटर से होकर वो लाइन गुजर रही है सेंटर ऑफ द एग से, ठीक है, ये क्लीवेज है सेंटर ऑफ द एग से, इस एग को क्या कर रही है, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल। क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज हम इसे कहेंगे। नाउ सेम थिंग यहां पर भी ऐसा ही होगा। अगर मैं इसके पैरेलल में
डिवीजन सेल क्लीवेज हो और लेकिन सेंटर से थोड़ा दूर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स काइंड ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज कहेंगे। सो ये हमने चार देखे थे। अब इक्वेटोरियल में भी क्या हो रहा है? इक्वल डिवीजन होगा, लेकिन ट्रांसफर और यू कैन से ट्रांसवर्स के अंदर भी क्या होगा? एक तो स्मॉल बनेगी और एक लार्ज सेल बनेगी। स्मॉल को हम माइक्रोमियर और लार्ज को हम कहेंगे मैक्रोमियर सेल कहेंगे या ब्लास्टोमियर कहेंगे। सो दीज आर द ब्लास्टोमियर। इनको नाम क्या देते हैं? हम ब्लास्टोमियर नाम देते हैं और इनके साइज के बेसिस पर हमने इनका नाम चेंज कर दिया मैक्रोमियर एंड द माइक्रोमियर। सो ये था हमारा प्लान ऑफ द क्लीवेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्लीवेज। अब हम क्लीवेज के पैटर्न की बात करेंगे। क्लीवेज के अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ द क्लीवेज। दीज आर द पैटर्न ऑफ द क्लीवेज। पैटर्न ऑफ द क्लीवेज का मतलब है कि किस पैटर्न के अंदर क्लीवेज हो रहा है। हमने जो अभी प्लेन्स पढ़े थे कि वो मैरिडोनियल था, वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था या फिर क्या था? ट्रांसफर टाइप ऑफ द क्लीवेज था। तो अब हमें वो पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो करता है क्लीवेज। तो हर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट हर कैटेगरी ऑफ द एनिमल, जैसे कि हम बात करें कि कुछ ड्यूटेरोस्टोम है, टीनोफोरा है या फिर कोई अदर रेप्टाइल्स हैं या फिर आपके मैमल्स देख लीजिए, तो इन सब में पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है और उसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। क्लीवेज के बेसिस पर भी हम ये करते हैं कि उनके अंदर सिमेट्री कैसी है। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ क्लीवेज में कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? क्लीवेज कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट इज द रेडियल क्लीवेज है। ये रेडियल क्लीवेज का मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? मेरिडियनल होगा। यानी कि पहले ये सेल बनी तो फर्स्ट डिवीजन ऐसे ही हुआ, अगेन ये दो हाफ बन गई। अब इन दो हाफ के अंदर भी अगेन क्या होगा? अगेन इसके अंदर क्या होगा? सेकेंड मेरिडियनल क्या होगा? डिवीजन होगा। नाउ अब इनके अंदर क्या होगा? ये सेल्स जब बनेंगी तो इनके अंदर जो थर्ड डिवीजन होगा वो कैसा होगा? इक्वेटोरियल होगा। कैसा होगा? इक्वेटोरियल होगा। नाउ अब हमने देखा कि इक्वेटोरियल हो या मेरिडियनल हो, वो एक सेल को क्या करती है? इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। नाउ यहाँ पर कितनी सेल्स बनी है? थर्ड डिवीजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ जो यहाँ पर जो सेल्स बनी है वो कैसी हैं? इक्वल है साइज में, तो ये कुछ ऐसे अरेंज होंगी। ठीक है, इक्वल साइज में अरेंज हैं, कुछ इस तरह से अरेंज है और ये क्या है? रेडियल क्लीवेज का पैटर्न है। कि यानी कि ये जो पैटर्न है इस तरीके से हो रहा है तो हम उसे कह रहे हैं रेडियल क्लीवेज कह रहे हैं। नाउ ये जो सेल्स है इनका साइज इक्वल होगा। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन ब्लास्टोमियर्स में कोई भी साइज में डिफरेंस नहीं है। द सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, जो कि हायर एनिमल्स हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, उनके अंदर रेडियल क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। नाउ बाय रेडियल क्लीवेज जो है, बाय रेडियल क्लीवेज का मतलब है कि पहला जो फर्स्ट सेम ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड मैरिडोनियल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगेन मैरिडोनियल क्लीवेज हो रहा है, ये सेल बनी इससे। एंड अब जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल डिवीजन है यानी कि वो मिडिल से नहीं हो रहा है, वर्टिकल सेंटर से थोड़ा सा दूर की तरफ हो रहा है। ये देखिए सेंटर से कुछ दूर की तरफ हो रहा है। तो अब हमने इसे क्या नाम दे दिया? हमने इसे नाम दे दिया बाय रेडियल। यानी कि कुछ सेल्स तो छोटी छोटी बनेंगी, है ना, और नीचे पहले ऊपर होती हैं बड़ी सेल्स होती हैं और नीचे होती हैं स्मॉल सेल्स। तो इसे हम कह रहे हैं, ये एक टायर, इस टायर को, ये है, हम इस पूरी लेयर को क्या कह रहे हैं? टायर कह रहे हैं। दिस इज द अपर टायर, दिस इज द लोअर टायर।
एंड यहाँ पर क्या है, लार्ज सेल्स है और यहाँ पर स्मॉल सेल्स हैं। स्मॉल को क्या कहते हैं, माइक्रोमियर, लार्ज को कहते हैं मैक्रोमियर। नाउ ये किस में देखने को मिलता है, टीनोफोरा के अंदर ये वाला डिवीजन, ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है। सो बाइलेटरल क्लीवेज में क्या हो रहा है, बाइलेटरल के अंदर भी सेम मैरिडोनियल ही हो रहा है। मैरिडोनियल में हम जानते हैं कि इक्वल, शुरुआत के दो डिवीजन जो है वो तो इक्वल हो रहे हैं, है ना, इक्वल हो गए। सेकंड वाला भी इक्वल हो रहा है, फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। थोड़ी छोटी बनाते हैं हम सेल। नाउ थर्ड जो है वो ट्रांसफर डिवीजन होगा। ट्रांसफर डिवीजन का मतलब है अगेन सेंटर से दूर होगा। ये देखो, ये ट्रांसफर डिवीजन है, ठीक है। अब ये कैसे अरेंज हैं, ये ऐसे अरेंज हैं, ठीक है, और ये ऐसे स्मॉल सेल्स में कुछ ऐसे एक उसके पीछे है ना, ऐसे ये वाली। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होती है बाइलेटरल क्लीवेज। और बाइलेटरल क्लीवेज जो है, बाइलेटरल क्लीवेज में फर्स्ट टू जो है मेरिडियनल हो रहे हैं, थर्ड जो हो रहा है वो ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है। नाउ स्पाइरल क्लीवेज की बात करें तो स्पाइरल क्लीवेज जो है वो कैसा होता है, स्पाइरल क्लीवेज का मतलब है कि यहाँ पर जो क्लीवेज है वो ऑब्लिक हो रहा है। कैसा हो रहा है, सेंटर से ऑब्लिक हो रहा है। एक तो ऐसे होना और एक ऑब्लिक का मतलब है तिरछा। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो तिरछा हो रहा है। तो और यहाँ पर जो सेल्स बनती हैं आफ्टर 3 डिविजन्स, जो सेल्स बनती हैं तो उसमें जो लास्ट नीचे की जो 4 सेल्स होती हैं वो 4 सेल्स जो है वो क्या करती हैं, वो या तो वो क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज में जब वो क्लॉकवाइज मूव करती है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रल, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तब हम उसे कहते हैं सिनिस्ट्रल कहेंगे। और ये जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, डेक्स्ट्रल टाइप, डेक्स्ट्रल मॉलस्कन्स में देखने को मिलता है। मॉलस्कन में देखा हो तो शेल पाया जाता है, बाहर हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। स्नेल्स अगर आपने देखे हो, अगर आपने 11th क्लास में ये सारा क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो मुझे यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का। तो वहाँ पर सिमेट्री हम ऐसे ही देखते हैं कि सिमेट्री के अंदर कैसे पैटर्न होता है। तो ये स्पाइरल क्लीवेज जो है डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल होता है। डेक्स्ट्रल मॉलस्कन्स में देखने को मिलेगा एंड सिनिस्ट्रल का एग्जाम्पल है एनालिड्स। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है पैटर्न ऑफ द क्लीवेज। नाउ अब हम इसके आगे टाइप ऑफ द क्लीवेज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लीवेज, कि क्लीवेज के कितने टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पर हम इसको पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं टाइप कहें या फिर क्लासिफिकेशन, हम इसे ज्यादा सही बैठेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लीवेज हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोमियर, फेट का मतलब है कि उसका फ्यूचर क्या है, उस फ्यूचर के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं क्लीवेज को। द फर्स्ट टाइप, इसके 2 टाइप हैं। फर्स्ट जो आपका टाइप है वो है डिटर्मिनेंट, एंड द सेकेंड इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लासिफिकेशन है। डिटर्मिनेट को अब हम और भी नाम देते हैं। डिटर्मिनेट को हम कह सकते हैं रेगुलेटिव भी नाम दिया गया है, कई बार डिटर्मिनेट की जगह रेगुलेटिव भी कह दिया जाता है, रेगुलेटिव और मोज़ेक। अभी हम इनका नाम समझेंगे कि हम इसे रेगुलेटिव और मोज़ेक टाइप क्यों कहते हैं। एंड
पहले हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट का मतलब है जब उनका सेल फेट जब हो, सेल फेट इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। यानी कि बहुत ही अर्ली स्टेज में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जनरली जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर 8 सेल स्टेज से पहले, 8 सेल स्टेज आने से पहले ही, बिफोर 8 सेल स्टेज से पहले ही क्या हो जाता है, सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, यानी कि ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिटरमाइंड हो जाती हैं। डिटरमाइंड का मतलब है कि डिटर्मिनेशन कर लेती हैं कि हमें क्या बनाना है। एवरी सेल इज डिटरमाइंड कि उसको क्या, उस ऑर्गेनिज्म का कौन सा पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर फ्यूचर जो है उसने खुद डिसाइड कर लिया पहले से ही, उसे मौका ही नहीं दिया, उसने मौका ही नहीं दिया कि कुछ उसमें परिवर्तन, कुछ उसमें चेंज किया जाए। सो चेंज होने से पहले ही वो क्या हो जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है। हम उसमें अब कोई चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और इन दैट केस अगर हमने उसमें से कोई भी एक, मान लीजिए 8 सेल स्ट्रक्चर था और उसमें से मैंने कोई एक सेल निकाल ली, है ना, 8 सेल स्टेज पर मैंने कोई एक सेल निकाल ली और उस सेल की जगह पर उस सेल को मैंने अगर निकाल लिया तो बताओ क्या होगा, है ना। यहाँ पर अगर मैंने उस सेल को निकाल दिया तो क्या होगा, क्या उस ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो डेवलप्ड होगा। वो ऑर्गेनिज्म अगर मैंने उसमें से एक सेल निकाल ली, एक सेल जो है मैंने एक्सक्लूड कर दी, ठीक है, फ्रॉम एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज, अगर मैंने वहां से एक सेल एक्सक्लूड कर दी, निकाल दी, तो क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा कि नहीं होगा। जवाब दो, एम्ब्रियो विल नॉट डेवलप। और डेवलप होगा भी तो क्या होगा, अगर इन दैट केस अगर डेवलप हो भी गया तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये जो सेल थी वो क्या बनाने वाली थी, मान लीजिए वो आई का फॉर्मेशन करने वाली थी। और अगर वो आई का फॉर्मेशन करने वाली थी और हमने वो सेल वहां से निकाल दी तो क्या होगा, उस एम्ब्रियो के अंदर डेवलप तो होगा बट उसमें डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी वो होगी कि जो सेल हमने निकाली थी और वो जो सेल अब बनने वाली थी वो यहाँ पर पार्ट नहीं बनेगा बॉडी का। तो दैट्स वाई अगर मैंने एक सेल निकाली तो वहां पे एक मोज़ेक पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया, कि वहां पर एक क्या हो गया, स्पेस रह गया, वो बना नहीं। तो मोज़ेक पैटर्न क्या रहता है, बीच बीच में से अगर मैं कोई सेल उठा लूं तो वो क्या होगा, वो पार्ट नहीं पड़ेगा, वो कंपनसेट नहीं करेंगी सेल्स कि ये सेल चली गई तो दूसरी सेल कह देगी कि वाह चल ठीक है तू नहीं है तो मैं बना देती हूँ तेरी जगह आइज बना देती हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ रेगुलेटिव एज वेल एज मोज़ेक। मोज़ेक इसलिए कह रहे हैं, मोज़ेक का मतलब अगर आप जानते हो तो उसमें मोज़ेक के अंदर एक सेल अगर मैंने निकाल ली तो क्या रह जाएगा, वहां पर स्पेस रह जाएगा, उसको कोई कॉम्पनसेट नहीं करेगा, तो ये एक मोज़ेक की तरह दिखेगा। ठीक है, दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं मोज़ेक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऐसे कौन से हैं जो ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा, निमेटोड्स, ठीक है, पॉरीफेरा, निमेटोड्स है, मॉलस्कन्स के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज है। नाउ अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट जो होता है नॉन रेगुलेटिव होता है, नॉन रेगुलेटिव, यानी कि इनका जो फेट है वो 8-16 सेल स्टेज तक, 8 से 16 सेल स्टेज तक फेट जो है वो डिसाइड नहीं होता है। यानी कि इनका फेट जो है वो कब डिसाइड होता है, लेटर स्टेज पर डिसाइड होता है, आफ्टर दी एट 8 सेल्स के बाद डिसाइड होता है। फेट सेल जो है इट्स नॉट डिसाइडेड येट, नॉट डिसाइडेड। ठीक है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट का मतलब है कि यहां पर
ब्लास्टोमियर्स का जो फेट है वो डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैंने यहां से कोई सेल निकाल ली और वो सेल निकालने के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, यानी कि नॉन रेगुलेटिव है, मतलब इसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर यहां से एक सेल निकाल ली तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहां के आसपास की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो दूसरी सेल बना लेगी। यानी कि अभी तक क्योंकि इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, तो जब डिसीजन ही नहीं हुआ है तो ये तो जब काम का अभी तक डिवीजन ही नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर वो पूरा जो सेल है, ये जो सेल है ये क्या करेगी, कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि उस एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा विदाउट एनी लॉस। तो इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ दी क्लीवेज। नाउ ये किसमें देखने को होता है, इनिशियली जो होती हैं इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंट, क्योंकि ये किसी भी सेल में, अगर मान लीजिए मैंने अर्ली स्टेज 8 सेल स्टेज पे अगर मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिफोर द 8 सेल स्टेज ही ये डिसाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हुआ नहीं है। और मैंने अगर 8 सेल स्टेज पे कोई एक सेल या 2 सेल मैंने यहाँ से क्या कर दी, अलग से उसको डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड किया, तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगी। क्या बनाएगी, पूरा का पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगी। ठीक है, आई बात समझ में कि यहाँ पर अभी तक इसने फेट फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसको मैं किसी भी डायरेक्शन में मोड़ दूं तो वो जाकर के काम करने लग जाएगी, उसको मैं कहीं भी भेज दूं वो चली जाएगी। ठीक है ना, मैं उसको कह दूं अगर इसमें से 2 सेल या 1 सेल भी निकाल के अगर मैं उसको अलग डेवलपमेंट के लिए छोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा हमें पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है, अगर आपने आसपास देखा हो, हमने देखा ही होगा कि ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, तो वो ट्विंस बच्चे कैसे पैदा होते हैं, एक जैसे लड़का लड़का या फिर लड़की लड़की। लड़का लड़की की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक 2 मेल्स और 2 फीमेल्स जो एक साथ एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो मोनोजाइगस होते हैं। मोनोजाइगस का मतलब है जब एक ही जायगोट पे 8 सेल स्टेज पे मान लीजिए कोई एक सेल क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और वो जो सेपरेट होने पर उसने क्या करा, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। और ये दोनों ही क्या होते हैं, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट था तो इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होती है। हमने एज वी डिस्कस्ड अर्लियर क्लास में हमने डिस्कस किया कि इनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहते हैं। इसकी सेल्स को अगर हम देखें तो सारी एक जैसी सेल्स होती हैं, उनमें से कोई भी एक सेल अलग हो जाएगी तो वो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगी, और उसे हम कहते हैं मोनोजाइगस, यानी कि एक ही जायगोट से बनने वाले 2 बच्चे जिनको हम ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम ट्विंस कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये है ट्विंस इसी तरह से बनते हैं। और जो अलग अलग बनते हैं, मेल और फीमेल जो बनता है वो अलग अलग एग, समटाइम्स क्या होता है कि 2 एग एक टाइम पे रिलीज हो जाते हैं। एज यू नो द स्पर्म काउंट तो ऑलरेडी कैसा होता है, ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोर चांसेस कि एक तो एग में तो एक्स ऐसी होगा और इनसे चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि एक पे एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ जाए और एक पे वाई क्रोमोसोम वाला भी स्पर्म आएगा। सो वो होते हैं डाइजाइगस वाले होते हैं, इसका मतलब है 2 अलग अलग जायगोट से बनने वाले। यहाँ पर 2 अलग अलग जायगोट बन रहे हैं, ठीक है, डाइजाइगोटिक, उनको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ओके, या फिर ट्विंस हम कहेंगे। सो यहाँ पर ये था इनडिटर्मिनेट, और ये इनडिटर्मिनेट टाइप का जो रेगुलेशन होता है वो इंक्लूडिंग हेमिकॉर्डेट्स। इनवर्टिब्रेट के बाद क्या आता है, इकाइनोडर्मिनेट्स, लास्ट में इकाइनोडर्मेट, उसके बाद हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट के बाद आते हैं कॉर्डेट्स। इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ द रेगुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर।